आप अपने माँ बाप के सपनों को साकार करना चाहते हो पटवारी बनकर, तो मैं लाया हूँ आज आपके लिए बायोलॉजी के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। गाइज, इस वीडियो में लिए हुए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट व सिलेक्टेड है। आप कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। गाइज, पहला क्वेश्चन है, विज्ञान की किस शाखा में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हर्पेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी मिरमिकोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी मेमोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी सोरोलॉजी। तो गाइज, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी सोरोलॉजी। गाइज, ऑप्शन नंबर ए की बात की जाए हर्पेटोलॉजी, दोस्तों सरीसृप का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, सरीसृपों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को हर्पेटोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों मिरमिकोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें चींटियों का अध्ययन किया जाता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि चींटियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, तो गाइज आपको ध्यान रखना है मिरमिकोलॉजी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी है मेमोलॉजी, दोस्तों स्तनधारियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को मेमोलॉजी कहा जाता है। एक बार मैं आपका फिर रिवीजन करवा देता हूं। विज्ञान की किस शाखा में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है, तो सोरोलॉजी में किया जाता है। गाइज, आपको ध्यान रखना है सरीसृपों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को हर्पेटोलॉजी कहा जाता है। चींटियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को मिरमिकोलॉजी कहा जाता है। गाइज, आपको यह भी ध्यान रखना है स्तनधारियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को मेमोलॉजी कहा जाता है। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज, अगला क्वेश्चन है, वह महिला जो बच्चे को जन्म दे चुकी है उसके गर्भाशय का भार होगा? ऑप्शन नंबर ए 50 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी 100 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 100 ग्राम। गाइज, अगर वह महिला जिसने अभी तक बच्चे को जन्म नहीं दिया है तो उसके गर्भाशय का भार होगा दोस्तों 50 ग्राम। जिसने जो बच्चा होता है इस बच्चे को जन्म नहीं दिया है दोस्तों उसके गर्भाशय का भार होगा 50 ग्राम। दोस्तों वह महिला जो बच्चे को जन्म दे चुकी है उसके गर्भाशय का भार होगा 100 ग्राम। गाइज, अगर आपसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। गाइज, आपको पता होगा मैं चैप्टर वाइज एमसीक्यू करवाता हूं बायोलॉजी की। अगर आपने हमारे विटामिन्स, प्रजनन तंत्र, श्वसन तंत्र, ब्लड आदि की वीडियो एमसीक्यू नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर आप देख सकते हो। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज, अगला क्वेश्चन है, शुक्राणुओं को ऊर्जा देने वाली शर्करा है? ऑप्शन नंबर ए फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर सी माल्टोज, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज, आपका जो शुक्राणु होता है इस शुक्राणु को ऊर्जा देने वाली जो शर्करा होती है वह है दोस्तों फ्रक्टोज। दोस्तों शुक्राणु का निर्माण किस में होता है, तो आपको ध्यान रखना है वर्षण में होता है। और दोस्तों शुक्राणु परिपक्व कहाँ होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है गाइज, अधिवर्षण में शुक्राणुओं का परिपक्व होता है। बात आपको क्लियर है? शुक्राणुओं के निर्माण के लिए दोस्तों कितने तापमान की आवश्यकता होती है, तो मानव का जो तापमान होता है सामान्य तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों इससे 2 से लेकर के 2.5 डिग्री कम तापमान की आवश्यकता होती है। लगभग दोस्तों 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है शुक्राणुओं के निर्माण के लिए। इसलिए दोस्तों ये वर्षण शरीर से पाए जाते हैं और इनका जो तापमान होता है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार मैं आपका फिर रिवीजन करवा देता हूं। शुक्राणुओं को ऊर्जा देने वाली शर्करा है दोस्तों फ्रक्टोज, और शुक्राणु का निर्माण जिस भाग में होता है उसे वर्षण कहा जाता है, और शुक्राणु का परिपक्व अधिवर्षण में होता है। शुक्राणुओं के निर्माण के लिए जो तापमान की आवश्यकता होती है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज, अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु का वजन होता है? ऑप्शन नंबर ए 3 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर बी 5 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर सी 7 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर डी 6 किलोग्राम। तो दोस्तों नवजात शिशु कहा जाता है जिसने अभी अभी जन्म लिया है और उसका वजन होता है गाइज, स्वस्थ नवजात शिशु का बता रहा हूं मैं आपको, 3 किलोग्राम होता है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, आप इंपोर्टेंट लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए। गाइज, आपको ये क्वेश्चन आसान लग रहे होंगे लेकिन ध्यान रखना अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये सभी क्वेश्चन रामबाण साबित होने वाले हैं। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर।
गाइज अगला क्वेश्चन है ब्लड का पीएच मान होता है ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 7.4, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 7.4। दोस्तों ब्लड का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4 और इसकी प्रकृति कैसी होती है तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ब्लड की जो प्रकृति होती है वो होती है हल्का क्षारीय। ब्लड का प्रकृति कैसी होती है दोस्तों, हल्की क्षारीय होती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्लड की प्रकृति होती है हल्की क्षारीय होती है और इसका पीएच मान कितना होता है तो गाइस इसका पीएच मान होता है 7.4। जबकि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है 6। दोस्तों मानव का जो मूत्र होता है, इस मानव के मूत्र का जो पीएच मान होता है वो होता है गाइज 6। कितना होता है गाइज? 6 होता है। बात क्लियर है। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 32, ऑप्शन नंबर बी 52, ऑप्शन नंबर सी 20, ऑप्शन नंबर डी 28। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 52। गाइज मनुष्य के पूरे जीवन काल में मनुष्य में 52 दांत आते हैं। मनुष्य में कुल दांतों की संख्या 32 होती है दोस्तों। मनुष्य में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? कुल दांतों की संख्या होती है गाइस 32। जबकि जो शुरुआत में आपको पता होगा जब हम छोटे रहते हैं तब शुरू में 20 दांत आते हैं, ये 20 दांत वापस टूट जाते हैं, फिर दोबारा दोस्तों हमारे दांत आने स्टार्ट हो जाते हैं। दोस्तों ऐसे करके कुल हमारे जीवन में 52 दांत आते हैं। तो इन 20 दांतों को दोस्तों अस्थायी दांत भी कहा जाता है क्योंकि एक बार निकलने के बाद में टूट जाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। दांतों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों हाथी होता है, इस हाथी में दांतों की संख्या कितनी होती है तो हाथी में दांतों की संख्या होती है 14। चूहे की बात की जाए दोस्तों तो चूहे में जो दांतों की संख्या होती है वो होती है 18। गाय की बात की जाए गाइज तो गाय में दांतों की संख्या होती है 32। दोस्तों आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो बिल्ली होती है इस बिल्ली में दांतों की संख्या कितनी होती है तो दोस्तों जो छोटी जो शिशु बिल्ली होती है उसमें तो दांतों की संख्या 26 होती है, लेकिन दोस्तों जब बिल्ली वयस्क हो जाती है तो उसमें दांतों की संख्या हो जाती है 30। दोस्तों अगर कुत्ता की बात की जाए तो दोस्तों कुत्ता में दांतों की संख्या होती है 28 जब वह छोटा होता है, लेकिन दोस्तों जब वह वयस्क हो जाता है तो उसमें दांतों की संख्या होती है 42। गाइज मैं आपका एक बार फिर रिवीजन करवा देता हूं। हाथी में दांतों की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। चूहे में 18 होती है। गाय में 32 होती है। दोस्तों जब बिल्ली शिशु होती है तो उसमें 26 दांतों की संख्या होती है, जब वह वयस्क हो जाती है तब 30 होती है। कुत्ते में दांतों की संख्या शिशु में 28 होती है, वयस्क में 42 होती है। तो गाइज आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ऑप्शन नंबर ए अग्नाशय में, ऑप्शन नंबर बी बड़ी आंत में, ऑप्शन नंबर सी छोटे आंत में, ऑप्शन नंबर डी आमाशय में। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत में। गाइज छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं। एक होता है ग्रहणी, इस ग्रहणी को दोस्तों एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो है डूडोनियम। क्या है गाइज? डूडोनियम। इसका दूसरा भाग है गाइज वो है जेजुनम, और दोस्तों इसका तीसरा भाग है वो है इलियम। गाइज इनका भाग बताने का मेरा एक मोटिव है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो दोस्तों छोटी आंत में होता है, और छोटी आंत के किस भाग में होता है? तो दोस्तों ग्रहणी में होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है कि आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है। तो दोस्तों आहार नाल का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो होता है छोटी आंत। गाइज आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है इंसुलिन की कमी से रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए बेरी, ऑप्शन नंबर बी मधुमेह, ऑप्शन नंबर सी रतौंधी, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी मधुमेह। दोस्तों इस इंसुलिन की कमी से होता क्या है, जो हमारा ब्लड होता है इस ब्लड में शुगर की जो मात्रा होती है दोस्तों वो बढ़ जाती है। शुगर की मात्रा क्या होती है दोस्तों?
बढ़ जाती है। दोस्तों बेरी-बेरी रोग होता है ये विटामिन B1 की कमी से होता है। जो बेरी-बेरी रोग होता है ये विटामिन B1 की कमी से होता है, और जो रतौंधी रोग होता है गाइज ये विटामिन A की कमी से होने वाली एक बीमारी है, ये आंखों से संबंधित है। बात क्लियर है? एक बार मैं आपका फिर रिवीजन करवा देता हूं। इंसुलिन की कमी से दोस्तों मधुमेह रोग होता है, विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है, और विटामिन A की कमी से रतौंधी रोग होता है। अब चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइज बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्न में से किसकी खास आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर ए हवा की, ऑप्शन नंबर बी पानी की, ऑप्शन नंबर सी एंजाइम की, ऑप्शन नंबर डी खनिज तत्व की। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। मुख्य रूप से दोस्तों एंजाइम की आवश्यकता होती है। ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, स्टार लगा लीजिए, आपकी पटवारी एग्जाम में भी आ सकता है। बात क्लियर है? अब चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए खोपड़ी में, ऑप्शन नंबर बी टांग में, ऑप्शन नंबर सी भुजा में, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज मैं आपको बता दूं, जो टिबिया नामक जो हड्डी पाई जाती है वो पाई जाती है टांग में, अर्थात पैर में पाई जाती है। पैर की कुछ महत्वपूर्ण हड्डी है जो एग्जाम में पूछ ली जाती है। नंबर 1 पर है फीमर। दोस्तों ये फीमर मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। ये जांग में पाई जाती है, हमारे पैर में पाई जाती है। बात क्लियर है? उसके बाद में दोस्तों एक हड्डी और बता देता हूं, स्टेपिज। ये दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। और दोस्तों टांग में एक दो हड्डी और पाई जाती है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। एक है पटेला। दोस्तों ये पटेला हड्डी अधिकांश एग्जाम में पूछी जाती है कि पटेला हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों ये घुटने में पाई जाती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। एक बार मैं आपको फिर रिवीजन करवा देता हूँ। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, तो दोस्तों कहाँ पाई जाती है? टांग में पाई जाती है। दोस्तों फीमर जो हड्डी है इस शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, ये भी टांग में पाई जाती है, पैर में पाई जाती है। और पैर में कहाँ पाई जाती है? तो जांग में पाई जाती है। दोस्तों स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी है मानव शरीर की, ये कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों ये पाई जाती है हमारे कान में। पटेला दोस्तों हमारे घुटने में पाई जाती है। और दोस्तों एक हड्डी और है पैर की जो कि इंपोर्टेंट है, वो पूछ ली जाती है, उसका नाम है फिबुला। क्या नाम है दोस्तों उसका? फिबुला हड्डी। दोस्तों ये टिबिया और फिबुला दोनों एक साथ जुड़ी हुई रहती है और ये हमारे पैर में पाई जाती है। तो दोस्तों टिबिया, फिबुला, फीमर और दोस्तों पटेला, ये चारों हड्डी पैर में पाई जाती है। और दोस्तों जो स्टेपिज होती है ये कान में पाई जाती है, और ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी भी है। और शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कितनी है? फीमर है। बात क्लियर है? अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का निर्माण होता है? ऑप्शन नंबर ए अस्थि में, ऑप्शन नंबर बी उपास्थि में, ऑप्शन नंबर सी अमाशय में, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए अस्थि में। दोस्तों लाल रक्त कण आरबीसी, इस आरबीसी के बारे में पूछा है कि आरबीसी का निर्माण होता है, तो आरबीसी का निर्माण होता है दोस्तों 80 में। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो दोस्तों 120 दिन होता है। एनसीईआरटी कहती है कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, जबकि दोस्तों सीजीएल की जो एग्जाम होती है वो कहती है कि 90 से लेकर के 120 दिन आरबीसी का जीवन काल होता है। बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है? ऑप्शन नंबर ए बांस, ऑप्शन नंबर बी चावल, ऑप्शन नंबर सी मनी प्लांट, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए बांस। गाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा हुआ था एसएससी 2011 में। एसएससी 2011 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, आपकी पटवारी के एग्जाम में भी आ सकता है और सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो गाइज अपना क्वेश्चन था, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? बांस का है। बात क्लियर है? अब चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, अस्थि है एक अंग है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी है एक उत्तक है, ऑप्शन नंबर सी है कोशिका है, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तक। तो अस्थि क्या है? तो दोस्तों एक प्रकार की उत्तक है। बात क्लियर है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। गाइज एक बार और बता देता हूं मैं आपको दोस्तों कि मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि कोई एग्जाम में पूछा हुआ नहीं है। इसलिए दोस्तों आपके पटवारी एग्जाम के लिए ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
बात क्लियर है? अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं, जो वयस्क होता है, इस वयस्क में जो अस्थियों की संख्या होती है दोस्तों हमारे शरीर में, वो होती है 206। जबकि जो छोटे बच्चे होते हैं, वो छोटे बच्चों में जो अस्थियों की जो संख्या होती है वो होती है 260 से लेकर के 270। और दोस्तों बच्चे के जन्म के समय उसमें अस्थियों की जो संख्या होती है दोस्तों वो होती है 300, या फिर आप कह सकते हो कि 300 से अधिक। 300 या फिर आप कह सकते हो 300 से अधिक। एक बार मैं आपका फिर रिवीजन करवा देता हूं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वयस्क में अस्थियों की संख्या होती है तो 206, बच्चों में अस्थियों की संख्या होती है 260 से लेकर के 270, और जन्म के समय बच्चों में अस्थियों की जो संख्या होती है वो होती है 300 से, आप कह सकते हो कि 300 या फिर 300 से अधिक होती है। बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, आंख का कौन सा भाग आंख को रंग देता है? ऑप्शन नंबर ए परितारिका, ऑप्शन नंबर बी पुतली, ऑप्शन नंबर सी कॉर्निया, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए परितारिका। दोस्तों आंख का कौन सा भाग आंख को रंग देता है? तो आपको ध्यान रखना है, जो परितारिका होता है, ये हमारी आंख को आंख का रंग देता है। जैसे कि आंख कौन सी होगी, कि आपकी लाल है, ब्लैक है, या फिर नीली है, जैसे भी रंग होता है दोस्तों हमारी आंख का, वो रंग देने का कार्य कौन करता है? वो करता है दोस्तों परितारिका। आपने सुना होगा कि आंख मैंने डोनेट कर दी, तो दोस्तों आंख का कॉर्निया भाग डोनेट किया जाता है, ना कि आंख डोनेट की जाती है। बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार मैं आपका फिर रिवीजन करवा देता हूं। आंख का कौन सा भाग आंख को रंग देने का कार्य करता है? तो परितारिका करता है। और दोस्तों आंख जब हम डोनेट करते हैं तो आंख का कॉर्निया भाग डोनेट किया जाता है। दोस्तों ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, आंख के गोले का व्यास होता है? ऑप्शन नंबर ए 2.3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 4.3 सेंटीमीटर। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 2.3 सेंटीमीटर। गाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? ऑप्शन नंबर ए लीवर, ऑप्शन नंबर बी थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी पीनियल काय ग्रंथि, ऑप्शन नंबर डी पीयूष ग्रंथि। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए लीवर। दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है तो कौन सी है? लीवर है। और दोस्तों ये कैसी ग्रंथि है? तो ये आपको ध्यान रखना है, बहिस्रावी ग्रंथि है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों थायराइड ग्रंथि है सबसे बड़ी। सबसे बड़ी कौन सी ग्रंथि है? थायराइड ग्रंथि है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों पीनियल काय ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है, सबसे छोटी ग्रंथि है। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछे कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों पीयूष ग्रंथि दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है, दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है। एक बार मैं आपका फिर रिवीजन करवा देता हूं। क्वेश्चन अगर आपसे पूछे, गौर से सुनना दोस्तों, क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि बहिस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो लीवर है। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो लीवर है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड ग्रंथि है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पीनियल काय ग्रंथि है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों पीयूष ग्रंथि है। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा हार्मोन बनाने वाली ग्रंथि है? ऑप्शन नंबर ए लीवर, ऑप्शन नंबर बी थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी पीनियल काय ग्रंथि, ऑप्शन नंबर डी पीयूष ग्रंथि। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी पीयूष ग्रंथि। दोस्तों इस पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये हाइपोथैलेमस को छोड़ करके बाकी भी शरीर की जितनी भी ग्रंथियां हैं सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करने का कार्य करती है। इस कारण से मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। दोस्तों यह ग्रंथि सबसे ज्यादा हार्मोन बनाने वाली ग्रंथि है। बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर।
गाइज अगला क्वेश्चन है रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों। दोस्तों जब आपको चोट लगती है और रक्त आपके शरीर से बहने लगता है तो दोस्तों आपने देखा होगा थोड़ी देर बाद में वह रक्त बहना बंद हो जाता है। तो दोस्तों हमारे शरीर में कैल्शियम और दोस्तों ब्लड की एक रक्त कणिका होती है प्लेटलेट्स, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होती है। दोस्तों ये प्लेटलेट्स होती है, ये प्लेटलेट्स और दोस्तों ये कैल्शियम क्या करते हैं, रक्त को थक्का जमाने में सहायक होते हैं, रक्त को बहने से रोकने में सहायक होते हैं। बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज बहुत अच्छा क्वेश्चन है और दोस्तों इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिए, आप स्टार लगा लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। त्वचा का रंग प्रदान करने के लिए जिम्मेदार वर्णक है। ऑप्शन नंबर ए हिम वर्णक, ऑप्शन नंबर बी मिलेनिन वर्णक, ऑप्शन नंबर सी बिलीरुबिन वर्णक, ऑप्शन नंबर डी बिलीवर्डिन वर्णक। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी मिलेनिन वर्णक। दोस्तों मिलेनिन वर्णक क्या करता है, जो हमारी त्वचा होती है इस त्वचा के रंग को प्रदान करने का कार्य करता है, हमारी त्वचा के रंग को परिवर्तन करने का कार्य करता है, हमारी त्वचा को रंग देने का कार्य करता है। कौन, ये मिलेनिन वर्णक। दोस्तों आपने देखा होगा जो हमारा ब्लड होता है इस ब्लड का रंग कैसा होता है, तो आप कहोगे सर लाल होता है। तो दोस्तों कौन सा वर्णक है जो ब्लड को लाल रंग प्रदान करता है, तो दोस्तों हिम वर्णक है। आपने ये भी देखा होगा कि दोस्तों जो प्लाज्मा होता है, आपने ये पढ़ा होगा, अगर देखा नहीं होगा तो प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, तो गाइज प्लाज्मा का रंग होता है पीला। तो दोस्तों इस प्लाज्मा का पीला रंग के लिए जिम्मेदार घटक कौन है, तो आपको ध्यान रखना है बिलीरुबिन है, बिलीरुबिन है प्लाज्मा का पीला रंग देने के लिए। जबकि दोस्तों आपने ये भी देखा होगा, देखा नहीं तो पढ़ा होगा कि जो पित्रस होता है, जो पित्रस होता है इस पित्रस का हरा रंग होता है और दोस्तों इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, तो ये बिलीवर्डिन घटक होता है। एक बार मैं आपका फिर रिवीजन करवा देता हूं। त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए जिम्मेदार वर्णक होता है मिलेनिन वर्णक होता है, ब्लड को लाल रंग प्रदान करने के लिए जिम्मेदार वर्णक होता है हिम वर्णक होता है, प्लाज्मा को पीला रंग देने के लिए जिम्मेदार घटक होता है बिलीरुबिन वर्णक होता है, पित्रस को हरा रंग देने के लिए जिम्मेदार होता है बिलीवर्डिन वर्णक। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरबीसी का उपनाम है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए इरिथ्रोसाइट, ऑप्शन नंबर बी ल्यूकोसाइट, ऑप्शन नंबर सी थ्रोम्बोसाइट, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इरिथ्रोसाइट। दोस्तों आजकल क्या है कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, आजकल एग्जाम में इनके रासायनिक नाम, इनके उपनाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दोस्तों मैं आपको वही याद करवा रहा हूं। तो आरबीसी का उपनाम क्या होता है दोस्तों, इरिथ्रोसाइट होता है। जबकि दोस्तों जो डब्ल्यूबीसी होती है इस डब्ल्यूबीसी का रासायनिक नाम या फिर दोस्तों उपनाम क्या है, ल्यूकोसाइट है। और दोस्तों जो प्लेटलेट्स होता है, जो प्लेटलेट्स होता है इस प्लेटलेट्स का रासायनिक नाम क्या होता है या उपनाम क्या होता है, तो दोस्तों थ्रोम्बोसाइट होता है। एक बार मैं आपका फिर रिवीजन करवा देता हूं। आरबीसी का उपनाम होता है इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का रासायनिक नाम होता है ल्यूकोसाइट, का उपनाम होता है ल्यूकोसाइट। जबकि जो प्लेटलेट्स होता है इस प्लेटलेट्स का रासायनिक नाम उपनाम होता है थ्रोम्बोसाइट। तो गाइज कैसी लगी आपको वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।